बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है तो ऐसे में मवेशी मंडियां फाल होना शुरू हो गई हैं। संगिया और शाहपुर कांजरा मवेशी मंडियां शहर की बड़ी मंडियां हैं जो फाल तो कर दी गई हैं, लेकिन इंतजाम ताहाल नामुकम्मल हैं और कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बनाए गए SOPs भी हवा में उड़ा दिए गए हैं। व्यापारियों ने ना मास्क पहने हैं और ना ही अफरादी फासले का ख्याल रखा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी SOPs पर अमल दरामद करवाने वाले कोई भी अहलकार मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, मवेशी मंडियों की सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे, जबकि दूसरी ही जानिब बारिश ने गर्मी का जोर तो तोड़ दिया, लेकिन हब्स बहुत ज्यादा बढ़ गया और बारिश के बाद गली मोहल्लों में जमा पानी ने शहरियों के मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। अभी तो खैर बारिशों का आगाज हुआ है जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। मॉनसून के हवाले से वासा की जानिब से क्या तैयारियां की गई हैं, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर मेरे पास ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सलाहियतों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अच्छी खासी पॉजिटिविटीज़ को, अपनी सलाहियतों को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे हैकर्स हजरात भी हैं जो कि लोगों को तंग करने के लिए और ख़ासतौर पर बड़े बड़े लोगों को तंग करने के लिए उनके मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या फिर उनके जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनको हैक कर लेते हैं। ऐसा एक मामला पेश आया जी जिसमें हमने देखा कि बिल गेट्स और साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और लोगों के ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे, जिन्हें बादशाह बहाल भी कर दिया। मामला क्या हुआ, डिटेल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ जी। समाजी राब्तों की मकबूल वेबसाइट ट्विटर पर बुध की शब साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, स्पेसएक्स के CEO और एलन मस्क और बिल गेट्स समेत मुतादिद अरबपति अफराद और कई मारूफ कंपनीज के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के बहुत सारे टॉप अकाउंट्स हैक होने और हैकर्स की जानिब से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन का मुतालबा किया, जिसके बाद ट्विटर ने कुछ सार्फिन की ट्वीट करने, पासवर्ड को दोबारा तरतीब देने और दीगर गैर मखसूस अकाउंट फंक्शंस को इस्तेमाल करने की सलाहियत कुछ वक्त के लिए महदूद कर दी गई थी, जिसे बादशाह बहाल कर दिया गया था। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। कुछ महंगाई की बात करेंगे जिसमें चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक नया ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है। जल्द काबीना और गवर्नर से मंजूरी के बाद इत्तलाक हो पाएगा, जबकि वजीर तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कतन बर्दाश्त नहीं होगी। लियाकत अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने चीनी पर सट्टाबाजी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी में मुलव्वस शख्स को 3 साल सजा भुगतना होगी। कीमतों में उतार चढ़ाव में मदद करने वाले को भी 3 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना अदा करना होगा। गोदाम से पकड़े जाने वाले अफराद को 6 माह से 1 साल तक सजा और 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने बताया कि जब्त किए गए माल पर 50% तक जुर्माना किया जाएगा। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, सट्टेबाजी नाकाबिल ज़मानत जुर्म तस्वर होगा। कंपनी या इदारे के मुलव्वस होने की सूरत में तमाम डायरेक्टर्स, मुश्तरका मालिकान और अफसर जिम्मेदार तस्वर होंगे। वज़ीर सनअत और तिजारत ने कहा कि चीनी का कारोबार करने वाले स्टॉक की मुकम्मल तफसील डिप्टी कमिश्नर को देने के पाबंद होंगे। मुकर्ररा वक्त में स्टॉक न उठाने की सूरत में चीनी की कीमत में रद्दोबदल का जिम्मेदार तस्वुर किया जाएगा। तैयार ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर नीलामी करवाने का मजाज होगा। मुखबिर पर बगैर वारंट छापे और गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। 30 दिनों के अंदर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत की गई कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। चीनी की खरीदारी पर 15 दिनों के अंदर स्टॉक उठाना होगा। ऑर्डिनेंस जल्द पंजाब काबीना से मंजूर करवाकर गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। ऑर्डिनेंस तो बहुत अच्छा है जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का इंदिया दिया गया है, लेकिन बात तब बनेगी जब इसकी मंजूरी होगी और ख़ास तौर पर जब इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ तरक्याती मामलात की बात कर लेते हैं। तब्दीली सरकार ने रीत ही बना ली है या फिर फंड्स की कमी आड़े आ गई। नून लीग दौर का एक और मनसूबा बंद। सूबे के 1100 स्कूलों के तलबा अब टेक्निकल और वोकेशनल तालीम से बहरावर नहीं हो पाएंगे। मंसूबे के लिए मंगवाया गया करोड़ों रुपए का सामान कुछ कूड़ा बन गया, जबकि कुछ चोरी हो गया है। आतिफ परवेज रिपोर्ट में बता रहे हैं मामला।
हुकूमत बदली और मंसूबा बंद। तब्दीली सरकार ने साबिक हुकूमत के एक और मंसूबे से मुंह मोड़ लिया। नून लीग के दौर में शुरू होने वाला स्कूल एजुकेशन का एक और मंसूबा धरे का धरा रह गया। स्कूलों में इब्तदाई तालीम के साथ ही हुनरमंद बनाने का मंसूबा 2017 के आखिर में शुरू किया गया। पीटीआई की हुकूमत को पहले तो मंसूबा दिल को भाया और निसाब तैयार करने का ऐलान किया, फिर अचानक मंसूबा बंद कर दिया गया। मंसूबे के लिए करोड़ों रुपए मालियत का सामान पड़ा पड़ा खराब हुआ या फिर चोरी हो गया। चीनी कंपनी की जानिब से दिए गए 5 ट्रक गुजराबाद से मंगवाया गया खेलों का सामान और दीगर सामान भी जाया हुआ। सूबे के 1100 स्कूलों के तलबा अब टेक्निकल और वोकेशनल तालीम से बहरावर नहीं हो सकेंगे। लाहौर के 60 हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल भी शामिल। असातिज़ा कहते हैं सामान स्कूलों तक पहुंचा ही नहीं। उन्होंने तमाम मामले की इंक्वायरी करवाने का मुतालबा किया। कुछ स्कूलों को चीजें पहुंचाई गई, सामान पहुंचाया गया और कुछ स्कूलों में अभी तक पहुंचा ही नहीं और वो सामान वहाँ पड़ा पड़ा गल सड़ रहा है। अरबाब इख्तियार इसका नोटिस लें और फौरी तौर पर जो टेक्निकल लैब्स बनी थी उनका ऑडिट करवाएं और उसके एक एक जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को तबाह किया। अब जो स्कूल लाहौर में को 50 या 60 के करीब टेक्निकल बनाए गए थे या जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन शुरू की थी उसकी इंस्पेक्शन करवाएं और उस सामान को देखें कि वो सामान कहाँ पर है। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर कहते हैं फंडिंग की कमी की वजह से मंसूबे को ब्रेक लगी। टेक्निकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट एक्चुअली बुनियादी तौर पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सच इस तरह तो उसमें एक दो जो टेक्निकल एजुकेशन इन्वॉल्व था वो डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट नहीं था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो उसमें आइडेंटिफिकेशन थी स्कूलों की। हमारे भी चंद स्कूल थे, इसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के हवाले से कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड की गई। इसमें 2-3 इदारे इन्वॉल्व थे और एक प्रोजेक्ट था जिस भी फंडिंग सोर्स के तहत था, तो उसकी एग्जीक्यूशन में जाना था उन सब ने मिल के। मंसूबे के तहत तलबा को ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रिक, वुडवर्क, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कढ़ाई, किचन गार्डनिंग समेत 20 से जायद कोर्सेज करवाए जाने थे। साबिक हुकूमत का ये पहला मंसूबा नहीं जिसे बुज़दार सरकार ने बंद किया, फिर इसके मुतबादिल कोई ऐलान भी न किया, जिससे हर बार नुकसान अवाम का हुआ। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, आतिफ परवेज की रिपोर्ट आपने देखी और इसमें कहना बिल्कुल दो राय नहीं होगी कि जो हमारी मौजूदा हुकूमत है इनको ना तो अपोजिशन भाती है और ना ही उनके मंसूबे पूरे करने में इनको कोई दिलचस्पी नजर आती है। खैर, हम मजीद आपके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद उल अज़हा से कबल शहर की 12 मवेशी मंडियां फाल हो गई हैं। जानवरों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में पहुंच गई है, ताहम अभी तक मवेशी मंडियों में गाहक ना होने के बराबर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताने वाले हैं जी बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिए। से कबल शहर लाहौर में 12 मवेशी मंडियां जो हैं वो फाल कर दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूद बूटी मवेशी मंडी में और यहाँ पर भी जो है वो इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पे सैकड़ों स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर मवेशियों के लग गए हैं। बकरा, छतरा, इसके अलावा जो वैड़े हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर ख़रीदारों की बात की जाए तो ख़रीदारों का रश जो है वो ना होने के बराबर यहाँ पर दिखाई देता है। एक तो ये मवेशी मंडी थोड़ा शहर से बाहर है, लेकिन यहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी कहा गया कि लोगों की कम तादाद यहाँ पर पहुँची थी। आज जिस तरह से जुम्मतुल मुबारक है तो जुम्मतुल मुबारक के बाद जुम्मे की नमाज के बाद भी काफ़ी शहरी जो हैं वो यहाँ पर मवेशी मंडी का रुख करते हैं और जिस तरह से आगे 2 छुट्टियाँ होंगी तो शहरियों की बड़ी तादाद में जो है आमद यहाँ पर मुतवक्के है। लेकिन कोरोना वायरस SOPs की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना SOPs को बहुत कम लोग जो है वो उस पर अमल दरामद करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो दाखिली रास्ता है वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो है वो बूथ भी लगाया गया है और आने जाने वाले लोगों को चेक किया जाता है, उनको मास्क लगाने की तलकीन की जाती है। लेकिन जैसे ही शहरी मवेशी मंडी में दाखिल हो जाते हैं तो मास्क को उतार दिया जाता है और जो समाजी फासले की पासदारी है उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से जो ये वबा है उसके फैलने के खदशात भी बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन मवेशी मंडी में जिस तरह से रश ना होने के बराबर है तो ट्रैफिक भी अपनी रवानी से चल रही है। ट्रैफिक वार्डन
वार्डन्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी सरंजाम दिए हुए हैं यहाँ से। और जिस तरह से मवेशी मंडी में एक तरफ जो गाहकों से बात हुई हमारी, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो रेट हैं जानवरों के इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं और जो व्यापारी हैं वो मनमांगे दाम जो है वो यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। तो हुकूमत की जब उनसे पूछा जाता है व्यापारियों से कि ये रेट क्यों ज़्यादा किए गए हैं, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो जानवर यहाँ पर लाने के लिए पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो रेट है वो इस दफ़ा ज़्यादा रखा गया है। और दूसरी जानिब जिस तरह से कोरोना वायरस है और शहर लाहौर में जो है वो केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो उस हवाले से जो है यहाँ पर सख्ती से अमल दरामद कराने का जो है वो हुकाम ने दावा किया था, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। लेकिन इंतजामिया कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो है वो ये कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाएगा, ताकि जो शहरी हैं वो इस मौजूद वबा से बच सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि मवेशी मंडियाँ तो फाल हो गई हैं, लेकिन अभी वहाँ पर चूंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी है, लोगों का इतना ज़्यादा रश नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में ट्रैफिक पुलिस के लिए यकीनी तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है? गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल ये ट्रैफिक प्लान कितना मुख्तलिफ होगा, कितनी नफरी है जो मौजूद होगी? और उसके साथ साथ शहर का एक बहुत बड़ा मसला कि जैसे बारिश होती है जगह जगह बारिशी पानी जमा हो जाता है, वो भी ट्रैफिक की रवानी में एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ जाता है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हमाद आबिद साहब हैं, CTO लाहौर है। आप प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमाद साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि मवेशी मंडियाँ तो फाल हो गई हैं, अभी तो पुरसकून ही चल रहा है सिस्टम, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ट्रैफिक प्लान आपका तैयार है? जी, ट्रैफिक प्लान ऑलरेडी हमारा 15 जुलाई से इन प्लेस है। उसके लिए जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि इस दफ़ा 12 मंडियाँ जो हैं वो डेजिग्नेट की गई हैं जी, और उसके अंदर 6 नई मंडियाँ भी यहाँ पे मुख्तस की गई हैं। उसका मकसद ये था, और उनको लाहौर शहर के सबर्ब्स में थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रखा गया है, ताकि बहुत ज़्यादा अंदर लोगों का रश ना हो। लोग मीन्स कि इस मंडियों के अंदर आपको पता है कि पूरे पंजाब से दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे। बिल्कुल। तो जैसे आपके प्रोमो में भी उन्होंने बताया कि SOPs पे अमल दरामद कराना, वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नई मंडियां भी डेजिग्नेट की गई हैं, ताकि एक ही जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा रश ना हो जाए और रश डिवाइड हो और लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में स्कैटर्ड हों और लोगों को भी सहूलत हो कि अपने नज़दीक तरीन एरिया से जाके अपनी ख़रीदारी कुर्बानी के जानवरों की कर सकें। जो हमारा प्लान है इस दफ़ा, चूँकि हमारी डिप्लॉयमेंट इसलिए भी ज़्यादा है चूँकि मंडियाँ ज़्यादा डेजिग्नेट की गई हैं, और हमारे टोटल हमारे कोई 40 सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो कि इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। उसके अलावा 326 हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं। तो कुल मिला के ये 366 के करीब बनती है हमारी नफरी, जो सिर्फ हमारी मंडियों के ऊपर डिप्लॉयड होगी, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। इसके साथ साथ हमारे लिफ्टर्स भी मौजूद होंगे डिफरेंट एरियाज़ में। साथ हमने लिफ्टर्स डेजिग्नेट किए हैं। हमारी ब्रेक डाउन व्हीकल्स हैं, वो हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे लोकेट की हैं इस दफ़ा। तो मकसद यही है कि हमारी जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो हैम्पर ना हो। उसके लिए सिर्फ ये सिटी ट्रैफिक पुलिस अगर चाहे तो ये इस रश पे काबू नहीं पाया जा सकता। उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, जिसमें हमारी ऑपरेशंस ब्रांच जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, वो उसके साथ कुछ एरियाज़ मोटरवे पुलिस का आता है जैसे मुल्तान रोड, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसका सबसे बड़ा रोल है, जिन्होंने गवर्नमेंटल SOPs पे अमल दरामद भी करवाना है, जिन्होंने अंदर जगह भी एलोकेट करनी है मवेशियों के लिए, बाकी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इंतजामात सारे मुकम्मल हैं। हमाद साहब, हमें ये बताइए कि मंडियों के अतराफ में क्या कोई रास्ते बंद भी किए जाएंगे कि लोग मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करें? और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि पार्किंग की जो सहूलत है वो मंडियों से कितनी दूर होगी, और मंडियों में भी लोगों की जो बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, जानवरों को लोड करके लाने ले जाने के लिए, उसके लिए क्या स्पेशल प्लान है? जी, हमारे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो होते हैं वो 2 मंडियां हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है और जिसकी स्पेस भी ज़्यादा है। एक है हमारी शाहपुर कांजरा वाली जो कि मुल्तान रोड पे है, और एक सगियाँ रोड के ऊपर है। वो बड़ी हैं और वो हमारे लिए चैलेंज भी होता है। वो चैलेंज इसलिए भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो कुछ तो वहाँ पे रोड भी, जो सगियाँ रोड है ख़राब है, वहाँ पे ऑलरेडी स्लो मूविंग ट्रैफिक होती है, उसका भी इम्पैक्ट आता है। तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। जो सबसे बड़ी मंडी जिसका मैंने बताया शाहपुर कांजरा के लिए, उसके लिए बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक तरफ इनलेट है, तमाम जानवर गाड़ियाँ अंदर जाएंगी,
वहाँ पे अनलोडिंग होगी और एक उसका एक्सटर्नल गेट बनाया है। ठीक। तो जो इन गेट है वहाँ से गाड़ियाँ आउट नहीं हो सकेंगी, जो आउट गेट है वहाँ से गाड़ियाँ इन नहीं हो सकेंगी। तो जाहिर बात है बाकी जो ख़रीदार आते हैं तो वो रोड साइड ही आते हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है, TMA का स्टाफ भी मौजूद होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वहाँ पाइपिंग भी करती है कि पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो अंदर वाली साइड पे चलें और रोड के ऊपर ना आएँ। लेकिन बारिश है आजकल, अगर वहाँ पे कीचड़ हो जाता है तो वो लोग कोशिश करते हैं कि रोड के ऊपर ही आ जाएं, तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी ड्यूटीज़ भी सरअंजाम देनी है। इस दफ़ा हमने ये किया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने पिछली दफ़ा की निस्बत हमने अपनी डिप्लॉयमेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी और हमारी ज़्यादा इन्फोर्समेंट होगी। अच्छा हमाद साहब, हमें ये बताइए कि ट्रैफिक पुलिस एक तो ट्रैफिक की रवानी को तो नॉर्मलाइज करने के लिए काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कोरोना के SOPs हैं इन पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। मंडियों के हवाले से स्पेशल आपकी जो फोर्स है उनको क्या हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे लोग कौन सी हदूद से दाखिल नहीं हो सकेंगे, मंडी की जानिब जा ही नहीं सकेंगे जिन्होंने मास्क ना पहन रखा, और गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं? जी, ऑलरेडी इतना रश होता है कि एक मेन रोड्स को आप ब्लॉक करके कोई चेक पॉइंट नहीं लगा सकते कि आप वहाँ पे मास्क को चेक करेंगे। लाहौर की हद तक अगर हम देखें तो हमने बहुत इफेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन की, और आपने देखा होगा कि जो रोड यूजर्स हैं बड़ी हद तक सिटी ट्रैफिक पुलिस की और जो हमारे सीनियर्स की जो डिसीजन था उसका बहुत फ़ायदा पहुंचा है कि बहुत हद तक आपने देखा होगा, मैं कह सकता हूं कि लाहौर के अंदर जो मोटर बाइक्स पर निकलते हैं, जो रिक्शास चिंचीज़ में जो गाड़ियों में निकलते हैं लोग एक से ज़्यादा, वो बहुत हद तक कंप्लाइंट हैं और 90% हमारी कंप्लाइंस का लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह रोड यूजर्स का। वो इसलिए हम लोग इसमें कामयाब हुए कि हमने 5 जून से कैंपेन शुरू की कि लोगों को मास्क पहनाएं, और अभी तक कल रात 11:30 बजे तक हमने तकरीबन कोई लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया इसके ऊपर। और ये पिछले वाली फिगर्स मैं नहीं बता रहा पिछले लॉकडाउन के, 5 जून के बाद मैं बता रहा हूँ आपको जो हमारी एफर्ट्स थी स्पेशली ऑन दी मास्क, और 1,21,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग फाइन कर चुके हैं और नॉट पुटिंग ऑन मास्क। सर ये क्राइटेरिया क्या है कि कौन से लोगों को आप वार्निंग देके छोड़ देते हैं और कौन से लोग हैं जिनको हर सूरत फाइन किया जाता है? उसमें इस तरह होता है जी कि अगर आपकी मोटर बाइक पे हैं, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी बैठे हैं, कुछ बच्चे हैं, 2 ने मास्क पहना है, बच्चों ने अगर नहीं पहना या वो है, उनको हम गाइड कर देते हैं कि बच्चों की जानें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर के बाकी सबकी जान इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लोगों को चूंकि हम देखते हैं कि वो कंप्लाइंट हैं बट उनकी पार्शियल नेग्लिजेंस है, तो उनको हम वार्निंग दे के उनको वो कर देते हैं। ये ऑफिसर जो हमारा पॉइंट पे खड़ा है उसकी सवाबदीद भी है और उसकी उसकी जजमेंट है कि उसने क्या करना है। लेकिन हमने बाय एंड लार्ज लोगों को कोशिश की कि इस पर 0 टॉलरेंस रखें, और वो मैंने आपको बताया बड़ी प्रॉमिसिंग फिगर्स हैं इतने अरसे में हमने। और उस बेशक वो 200 रुपये का फ़ाइन है, फ़ाइन करना हमारा मकसद नहीं था, मकसद ये था कि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अच्छा हमारे साहब, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते, क्योंकि ये जितनी भी मंडियाँ लगाई जा रही हैं ये शहर से बाहर हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर कल हफ्ते और इतवार छुट्टी होगी, तो एक बड़ी तादाद होगी हैवी व्हीकल्स की जो कि शहर के अंदर दाखिल होंगी, जो लोग कुर्बानी के जानवर लेके आएंगे, तो उनके लिए क्या खास प्लान है? क्या दाखिली और खारजी रास्तों पर भी इजाफी नफरी तैनात की जा रही है? जी, वो हमारा जो भी प्लान्स बनते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो हमारे ऑपरेशंस ब्रांच हैं उनके जो प्लान्स हैं उन्हीं से हम देखते हुए हम अपने प्लान्स मुरतब करते हैं। और ऑब्वियसली इन दिनों के अंदर क्राइम भी बढ़ जाता है और उसके लिए वो लोग चेक पॉइंट्स भी इस्टेब्लिश करते हैं। मंडियों में भी उनकी भी डिप्लॉयमेंट्स हैं, हमारी भी हैं। उनका फोकस ज़ाहिर बात है डिफरेंट होता है कि पिक पॉकेटियर्स आ जाते हैं, जेब तराश नौसरबाज आ जाते हैं लोगों की लूट मार करने, क्योंकि व्यापारी हैं, पैसों का लेन देन होता है। वो जब पैसा लोग कमा के शाम को वापस जा रहे हो तो उनके चैलेंजेस डिफरेंट, उसके लिए वो डिप्लॉयमेंट करते हैं। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ ट्रैफिक होता है और हम लोग खारजी रस्तों पे हमारी मिनिमल सी प्रेजेंस होती है, और हमारा ये होता है कि उनको रेगुलेट किया जाए। और ज़्यादातर हमारे जो आउटस्कर्ट्स हैं बाहर से जो आते हैं वो नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की डोमेन में आते हैं, लेकिन जब हमारी शहर की हदूद में दाखिल होते हैं तो वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमारी होगी कि हम बेहतर तरीके से ट्रैफिक की रवानी को जारी हमारे साहब, शहर में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है, पानी जैसे ही बारिश होती है तो हम लोग देखते हैं जो हमारी मॉडल शाहराएं हैं, मेन रोड्स हैं, वहीं पर ट्रैफिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी, ये सारी चीज़ें अभी मानसून में ईद भी आ रही है और सारी चीज़ें जारी बात है हमारी प्रॉब्लम्स एडअप हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए आपने देखा जिस तरह आई एम अ विटनेस टू इट, सबने देखा इनके जो ड्रेनेज की जो पाइप्स बिछ रही हैं, ये जो रेन वाटर को नीचे कैप्चर करने के लिए और उसकी निकासी के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उससे पिछले सालों की निस्बत अगर लक्ष्मी चौक की मिसाल ले लें, कल मैंने सारा जब बारिश हो रही थी बहुत तेज़ तो मैंने खुद विज़िट किया, मैं ऑलमोस्ट
3-4 घंटे फील्ड में रहा, हमारे ऑफिसर्स बाहर रहे, तो पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा कम प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं। पानी भी जो खड़ा हुआ वो जल्दी ड्रेन आउट हो गया बिकॉज ऑफ सर अभी बारिश कम हुई है, अभी अगले हफ्ते में मजीद बारिश होगी, फिर सामने आएगा कि मामला ऑब्वियसली वो पानी का हमारा उसके साथ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारा फोकस उसमें इसलिए आ जाता है कि ट्रैफिक की रवानी इम्पैक्ट होती है, लोगों की गाड़ियां भी खराब होना शुरू होती हैं, उसके लिए हमारे लिफ्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, ब्रेकडाउन व्हीकल्स भी चल रही होती हैं, चैलेंजेस हमारे बढ़ जाते हैं और फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी डेफिनेटली हैम्पर होता है बारिश की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए महकमे के क्या क्या चैलेंजेस हैं? अफरादी कुव्वत पूरी है जो हमारी ट्रैफिक नहीं जी, हमारी बिल्कुल भी पूरी नहीं है। हमारे कोई 1100 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स की कमी है और जितनी एग्जिस्टिंग हमारे रिसोर्सेज हैं हम सारे के सारे डिप्लॉय हम करते हैं। हमारी 3 शिफ्ट्स में यहाँ पे काम चलता है, 8 आवरली शिफ्ट होती है जिसमें सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 से रात 11 और 11 से सुबह 7 बजे तक। जो लास्ट शिफ्ट होती है उसमें बड़ी थिन डिप्लॉयमेंट होती है क्योंकि रश कम हो जाता है। उसमें हमारी इसलिए होती है कोई इमरजेंसी को केटर करना हो, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को केटर करना हो, उस सूरत को हमने पूरे लाहौर में हमने स्कैटर किए होते हैं पॉइंट्स। तो बाकी हम 100% के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ गया है, 62 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं लाहौर की, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की फिगर्स हैं, और उसमें से तो इतनी थोड़ी नफरी और 3300 हमारी टोटल स्ट्रेंथ, और उसके अंदर से ऑन रोड जो एक शिफ्ट में लगभग 1100-1200 लोग होते हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली, और इनकमिंग व्हीकल्स का रश और आउटगोइंग व्हीकल्स का रश डेली बेसिस पे वो भी लाखों में होता है, तो इट्स अ ह्यूज चैलेंज जी। तो सर इसको अफरादी कुव्वत को बढ़ाने के लिए भी क्या कोई काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है, और उसके लिए अभी करीब हमारी इंशाल्लाह ताला जो हमारे ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल है उसके ऊपर भर्तियाँ वगैरह अभी होनी है जी। अच्छा हमारे साहब ये बताइए कि सैटरडे संडे है कल और परसों, और उम्मीद की जा सकती है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद होगी जो कि मवेशी मंडियों का रुख करने वाली है, तो कल और परसों के हवाले से एक यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज होगा, तो क्या कोई खास प्लान होगा वीकेंड्स के लिए स्पेशल? जी हमारा प्लान नॉर्मल होगा, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, अभी तक आपने जिस तरह बताया कि हमारे मंडियों में उस तरह का रश नहीं लगा, लेकिन वीकेंड पे अगर होगा तो हमारे पास रिजर्व स्ट्रेंथ हमेशा होती है, और हम लोग देखते हैं कि किस सेक्टर में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम रीएलोकेट भी कर देते हैं स्ट्रेंथ उस टाइम के ऊपर, अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर्स बाइक्स पे भिजवा देते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, पिछली जो बुध गुजरा है, बुध को नॉर्मल मंडी भी लगती है मुल्तान रोड पे, और ईद की वजह से भी बहुत रश हो गया था शाहपुर कांजरा में, उसके लिए हमने अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डाइवर्ट किए, अपने एक्स्ट्रा मैंने 6 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स वहाँ पे भिजवाए। वो मेरे एक जहन में चीज़ आई, आपने एक सवाल किया था गवर्नमेंटल एसओपीज के लिए हम लोग मास्क के लिए क्या करेंगे। व्हाट वी हैव प्लान्ड इज कि अभी हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू हमारी गाड़ियां चूंकि बाहर होंगी, हम उनको यूज करके लोगों को एजुकेट करते रहेंगे, ऐलानात करेंगे, क्योंकि गांव से लोग आ रहे हैं दूर दराज से, वो लोग इतने कॉशियस नहीं है, जो बड़े शहरों वाले लोगों को जहाँ पे हमने कैंपेन्स की वो लोग उतने अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में, उसके चैलेंजेस और इसके असरात के बारे में। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको एजुकेट करें। उसके लिए हमने तकरीबन कोई 50,000 प्लस हैंडबिल्स हमने छपवाए हैं कोरोना की, उसके लिए तो हम गवर्नमेंटल एसओपीज पे अमल दरामद करने के लिए तमाम मंडियों के अंदर हम लोगों को अवेयर भी करेंगे, हम अपने बूथ्स लगाएंगे और वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ लोगों को आगाही देते रहेंगे और उनको हैंडबिल्स भी और पैम्फलेट्स वगैरह भी तकसीम करेंगे। ठीक है हमारे साहब, शहर के अंदर बहुत सारे मकामात पे हम लोग देखते हैं कि तरक्याती काम भी होते रहते हैं। ये मॉल रोड पे आप देख लीजिए, जीपीओ के सामने एक काम चल रहा है हाजी कैंप ड्रेन का, फिर उसके बाद लॉरेंस पे काम तो वासा का मुकम्मल हो गया लेकिन रोड अभी तक नहीं बनी, वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहता है। फिर फिरोजपुर रोड पे देख रहे हैं इचरा के करीब, वहाँ पर भी ये तमाम मामला जो हैं ये भी ट्रैफिक रवानी में एक बहुत बड़ा हल्डर पैदा हो जाता है। जी ऑब्वियसली जहाँ पे भी होगा, वही मैं बता रहा था कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, जहाँ पे भी बॉटल नेक बनेगा उसका बैकलॉग और टेल जो है उसकी बहुत बढ़ जाएगी पीछे। तो ये ऑब्वियसली ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए, इंक्रोचमेंट्स भी चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमारे मसाइल कॉम्प्लिकेट करती हैं और हर बंदा अपने अपने तई अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, एक शहरी भी दुकानदार भी, और सारे मिलके कोऑपरेट करें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है और रोड्स हमारी उतनी की उतनी ही है। जी हमारा रोड इंजीनियरिंग आपने बताया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, कि जो अर्बन प्लानिंग होती है तो अनफॉर्चुनेटली उस तरह हमारे मुल्क में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस नहीं किया गया। लेकिन लाहौर की अगर मिसाल लें तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ भी है, अंडरपासेस भी बने हैं, फ्लाईओवर्स भी बने हैं, और आप सिर्फ इमेजिन करें कि अगर ये ना होते तो क्या हाल होता हमारे शहर का। स्टिल
देयर इज लॉट टू बी डन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और उसके ऊपर भी हम लोग भी अपनी इनपुट देते रहते हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, कहाँ पे यू टर्न्स बंद करने हैं, कहाँ पे बढ़ाने हैं, कहाँ पे हमने सेंटर मीडियन को एक्सटेंड करना है। हम अपनी तरफ से जो जहाँ जहाँ हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं रोड टूटी हो, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि वो टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट करें। फिरदौस मार्केट पे भी आपने देखा एक अंडरपास बन रहा है, वो 3 महीने का है एंड आई विश एंड आई प्रे कि वो अल्लाह करे कि वो टाइम पे कंप्लीट हो ताकि शहरियों को कम से कम प्रॉब्लम्स हो। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंजेस होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें होती रहें, रोड एक्सपेंशन होती रहें। अच्छा हमाद साहब, ये भी बताइए, एक तो ट्रैफिक पुलिस के वैसे बहुत सारे मसाइल हैं कि ट्रैफिक की रवानी को स्मूथ रखना है, उसके साथ साथ ये जो हमारी इतनी सारी शाहराएं हैं वहाँ पर सिग्नल्स मौजूद नहीं है, जो एक ऑटो सिस्टम लग सकता है वही मौजूद नहीं है, उसकी वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रैफिक इंजीनियरिंग। बिल्कुल, टीपा से रेलेवेंट। जी हाँ, और आजकल सेफ सिटी अथॉरिटी वो भी अपना बड़ा पॉजिटिव किरदार इसमें अदा कर रही है। इवन कि किसी ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ पे नहीं है वहाँ तो प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे हैं और उनकी अगर टाइमिंग्स का इशू होता है तो वो भी सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत हम लोग इनपुट देते हैं। तो आपकी तरफ से फिर शिकायत बाकायदा जाती हैं? जी जी, हमारी सेफ सिटी का अथॉरिटी जो PPIC3 है, पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, उसका मकसद ये है कि ऑल डिफरेंट एजेंसीज, ऑल डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स आर सिटिंग अंडर वन रूफ। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग वहाँ पे कन्वे करते हैं तो रेलेवेंट अथॉरिटी को फौरन कन्वे हो जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ भी रहे हैं। ई चलाने के लिहाज से ले लें या आप ट्रैफिक रेगुलेशन के लिहाज से ले लें तो हमारी अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर जेल्ड इन। उसमें IG साहब का भी बहुत ज़्यादा फोकस था कि हम लोग और सेफ सिटी अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, सिटी ट्रैफिक पुलिस मिलकर काम करें ताकि उसके मुस्बत नताइज आवाम तक जा सकें। तो उसके ऊपर बहुत क्लोजली और हर जुमे को हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है और आज भी हमारी प्लान है 3 बजे आज हम सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। यही चीज़ें जो आप बता रही हैं उसके ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, हमारे साहब शहर के अंदर अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जो कि एक बड़ा चैलेंज होती है, जहाँ पे अक्सर ही ट्रैफिक के मसाइल रहते हैं, जिस पे खास फोकस होता है? जी, फोकस हमारा जो सिटी के एरियाज़ हैं, जो हमारे वहाँ पे रश ज़्यादा है, वहाँ पे पार्किंग स्पेसेस नहीं है। आप मार्केट्स की मिसाल अगर ले लें तो शालम मार्केट जो है, उसके साथ आजम क्लॉथ मार्केट है, अंदरून वाला जितना सिटी एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेट होती हैं बिकॉज उनकी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। बारिश की वजह से भी मसाइल होते हैं। जो कि नई रोड्स हमारी बनी हैं जिनको मॉडल रोड्स कह लें या बाकी वहाँ पे या जो DHA के एरियाज़ हैं या जो वेल डिफाइंड एंड वेल प्लान्ड कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे मसाइल कम होते हैं। लेकिन सिटी वाली साइड के ऊपर चूँकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे आबादी बहुत गुंजान आबाद लोग हैं, तो मार्केट्स बड़ी कंजस्टेड हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए शालम मार्केट की मिसाल ले लें, देयर इज़ नो स्पेस, और वो जितनी स्पेस हो उसको भी किसी ने इंक्रोच किया हो तो गुजरने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें एडअप करती हैं, सिटी में ज़्यादा मसाइल होते हैं। अच्छा हमारे साहब, एक बहुत ही बुनियादी मसला वो है जी हमारी ट्रैफिक के हवाले से लोगों की एजुकेशन, जो कि ना होने के बराबर है। अभी तक उस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, जो कि एक की प्रॉब्लम है कि जो बाइक वाले हजरात हैं, जो कि सुस्त रफ्तार वाली गाड़ियों वाले हैं, वो पहली लेन में जाते हैं जो फास्टेस्ट लेन है। जी, एजुकेशन बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रैफिक के। जिस तरह कहते हैं ईज होते हैं, उसमें इंजीनियरिंग हमारी डिस्कशन हो गई, देन इज़ एजुकेशन, फिर आती है इन्फोर्समेंट जो हमारा काम है। हम लोग सिर्फ इन्फोर्समेंट के साथ साथ एजुकेशन भी करते हैं। एजुकेशन विंग को हमने दोबारा से एक्टिवेट किया है। कोरोना की वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू माल रोड्स पे आपने देखा होगा, बाइकर्स हमारे जो चलते हैं वो बताते रहे लोगों को कि बाइक्स लेफ्ट लेन पे आएँ, रिक्शाज लेफ्ट लेन में चलें, हाई स्पीड लेन में ना आएँ। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो चलता रहता है। एंड हैड इट बीन अ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और ये वाली चैलेंज कोरोना वाला ना आया होता तो आप देखते कि बहुत खूबसूरत हमने प्लान एक एजुकेशन अवेयरनेस के हवाले से किया हुआ है, उसको हम रोल आउट करते, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन अपने आप को भी कम एक्सपोज करते हुए, लोगों के भी एक्सपोजर कम करते हुए हम लोगों ने एक शुरू की है और कल सैटरडे है, कल से हम लॉन्च करने लगे एक एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन। और माल पे फैसल चौक में हम अपने मीडिया के भाइयों को भी बुलाएंगे, वहाँ पे प्रेस ब्रीफ भी देंगे और वहाँ पे अपने प्लान्स बताएंगे कि एजुकेशन के हवाले से व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा हमारे साहब, जो ये खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, जैसा मैंने आपको निशानदेही की, आपको भी मालूम है कि इवन के मॉडल शाहराहों पर भी इसका ख्याल नहीं रखा जाता, तो इनके खिलाफ क्या कोई चालान है क्या कि अगर खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो फिर ये चालान होगा, इतने का चालान होगा, लेकिन चालान होते हमें कभी दिखाई नहीं देते?
कहाँ पे, किस जगह पे? ये जो हम बाइक वाले हजरात को कहते हैं कि इंतहाई बाईं लेन में अच्छा, रहना है, लेकिन वो फर्स्ट लेन में पहुंच जाते हैं। ओके। स्पीड का ख्याल नहीं रखा जाता, ओवर स्पीडिंग की जाती है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे स्पीड गन कैमरास हैं, स्पीड गन यूनिट्स वो काम करती हैं। DHA के एरियाज में DHA की अपनी स्पीड गन्स हैं, उनके साथ हमारे ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के हमारे ऑफिसर्स उनके साथ क्लब होकर हम जॉइंट चेकिंग करते हैं और ओवर स्पीडिंग पे चलान होते हैं। कैंट के एरियाज में भी होते हैं। जहाँ तक बात है लाइन लेन वायलेशंस की, उसके ऊपर भी चलान होते हैं। वो जो आपने अक्सर देखा होगा, बाइकर्स को रोका होता है, किसी ने हेलमेट पहना हो, वो लेन वायलेशन के ऊपर या ओवर स्पीडिंग पर रोक के वो उनको चलान कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल चलान होते हैं। और सेफ सिटी के जो कैमरास हैं वो लेन लाइन वायलेशंस को, जेब्रा क्रॉसिंग से आगे जो लोग आ जाते हैं उनके कैमरास में वो पिक होते हैं। हमारी 17 इन्फोर्समेंट टीम्स हैं जो सेफ सिटी के साथ मिलकर, जो डिफॉल्टर्स हैं जिनके 11-11, 12-12, 30-30 चलान हैं, उनकी रिकवरीज भी हो रही है, उन गाड़ियों को हम इम्पाउंड भी कर रहे हैं और वो लोग पेमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन आप भी थोड़ा उनके साथ ताउन कीजिए। बहुत सारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हमारे अपने रवैयों की वजह से भी पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आपकी सेहत के मसाइल के हवाले से। चूंकि मानसून का मौसम है, ऐसे में हमने देखा है कि बहुत सारे मसाइल सेहत के हवाले से हर घर का प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो ऐसे में आपने अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रखना है, बच्चों को टाइफाइड से किस तरह से बचाना है, जो हम बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देते हैं उसके बाद हमारे पेट में दर्द हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनसे कैसे बचना है, इन तमाम मामलात पे हमें बताएंगे जी आयशा नासिर। इन मसाइल के हल के साथ हमारे साथ मौजूद होंगी। आयशा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि मानसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है, इस मौसम में अपनी खुराक का कितना ख्याल रखना ज़रूरी है और कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल ज़्यादा करनी चाहिए? जी सिद्रा, बारिशों के इस मौसम में खुराक क्या रखनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि बाहर का खाना छोड़ दें, क्योंकि बारिश जो है बेसिकली बारिशों के मौसम में होता क्या है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है। बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए पानी। बारिशों में ज़ाहिर है बारिशों के मौसम में पानी बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है, हर चीज़ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। जो बाहर के खाने, जैसे हम बाहर की चना चाट खा लेते हैं, दही भल्ले बाहर से खा लेते हैं, पहले से कटा हुआ फ्रूट बाहर से, फ्रूट चाट की फॉर्म में या वैसे बाहर से पहले से कटा हुआ फ्रूट जो है हम खड़े होकर खा लेते हैं। गोलगप्पे बहुत ज़्यादा हमें बाहर के पसंद होते हैं, वो सारा कुछ हम खाते हैं। सबसे पहली चीज़, बाहर की कोई चीज़ आपने नहीं खानी। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है इस मौसम में, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़, एंटी बैक्टीरियल फूड का इस्तेमाल करें। हर वो चीज़ जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, अदरक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, मोरिंगा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, सना मक्की के अंदर, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन सना मक्की के अंदर भी कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर देंगी आपकी, मतलब ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर देंगी, लेकिन आपको बचा नहीं सकती। सो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो निस्बतन बढ़ा दें। लहसुन का इस्तेमाल जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं लहसुन उतना आप इस्तेमाल करें। जो अदरक है उसका इस्तेमाल जितना आप सालन में बर्दाश्त कर सकते हैं उतना अदरक का इस्तेमाल करें। सना मक्की या मोरिंगा का कहवा एक दफ़ा दिन में बनाकर ज़रूर ले दें, लेकिन एक्सेस में इन चीज़ों का आपने ज़ाहिर है इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे जितने हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहले से कटा हुआ फ्रूट नहीं खाना। हम अक्सर ये करते हैं, हम फ्रिज में पहले से काट के फ्रूट रख देते हैं। फ्रूट काट के फ्रिज में रख दिया, जब बच्चों को याद आया, जब बच्चे उठे उन्होंने उठ के वो फ्रूट खाना शुरू कर दिया। उन पर बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस इस मौसम में बहुत ज़्यादा है। सो जब भी आपने फ्रूट खाना है, चाहे आप घर से खा रहे हैं चाहे आप बाहर से खा रहे हैं, आपने उसी वक्त फ्रूट को काट के फिर इस्तेमाल करना शुरू करना है। इस मौसम में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो पहले से कटा हुआ फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फ्रूट इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब बाकी बात कि खुराक क्या रखी जाए, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें ताकि किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी ना हो। रोटी चावल का इस्तेमाल जो है वो हर मील के साथ होना चाहिए। नाश्ता है तो उसमें रोटी की जगह आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर
को भी रोटी या चावल का इस्तेमाल किया जाए और रात को भी रोटी या चावल का इस्तेमाल किया जाए। कम से कम 5 कप सब्जियां जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल की जाएं। कम से कम दिन में 2 दफ़ा फ्रूट ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। कम से कम दिन में 2 दफ़ा दूध का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। अब लोग कहते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि जी बारिश के मौसम में हमने दूध का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते, पेट खराब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि दूध को आप बाहर या तो फ्रिज से बाहर बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं, या फ्रिज में उसको ढक के नहीं रखते, या आप उसको आपके घर में कोई ना कोई ऐसा आप उसको मिस हैंडल करते हैं जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। तो दूध को अच्छे से उबालें, 3 दफ़ा उसको उबाल के फिर आपने उसको फ्रिज में अच्छे से रखना है और उसको मिस हैंडल नहीं करना। उसकी आपने स्टोरेज जो है वो बिल्कुल सही रखनी है, उसको ढक के फ्रिज में रखना है ताकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। इसके अलावा हैंडफुल ऑफ आलमंड्स यानी कि बादामों का, 1 मुट्ठी बादाम का आपने दिन में ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। एंड गोश्त का इस्तेमाल जो है वो आपने गोश्त का या अंडों का या दालों का इस्तेमाल प्रोटीन के तौर पर ज़रूर दिन में 2 से 3 दफ़ा करना है। अब गोश्त भी आपने पहले से पकाया हुआ रख दिया, या गोश्त आप लेकर आए और वो काफ़ी देर पड़ा रहा किचन में, उसको सही से वॉश नहीं किया, मैंने जैसे बताया बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है इसमें, तो उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फिर आपने उसको सही से भुना नहीं तो उस टाइम पे, सही से पकाया नहीं तो उस टाइम पे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो सकती है। गोश्त को अगर आपने सही से हैंडल नहीं किया तो वो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेकर आ सकता है। माइक्रोवेव में अगर आप चीज़ गर्म कर रहे हैं तो उसको ढक के गर्म करें, माइक्रोवेव से निकाल के बाहर काफ़ी देर के लिए छोड़ नहीं देना, और फिर उसके बाद अगर आप खाएंगे तो वो जाहिर है बीमारी की वजह बन सकता है। बाहर के खाने जितने हो सके अवॉइड करें, बाहर के बर्गर, पिज्ज़ा वगैरह, एक तो वैसे उसमें गोश्त होता है, गोश्त में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है, और वैसे वो बाहर के हैं तो आपको नहीं पता कि उनकी हाइजीन कैसी है, उनकी सफाई सुथराई कैसी है। किचन में अगर वो काफ़ी देर पिज्ज़ा पड़ा रहा है बनने के बाद, उन्होंने उसके बाद गर्म करके आपको सर्व कर दिया तो वो भी बहुत सारी बीमारियाँ अपने साथ लेकर आ सकता है। ठीक है आयशा नासिर, अब हमें ये भी बताइए कि आपने खुराक का तो बता दिया है, अक्सर हम देखते हैं कि पेट खराब होने का बहुत मामला सामने आता है, खासतौर पर मानसून के मौसम में। कौन कौन से खुराक इस्तेमाल करके हम पेट दर्द से जान छुड़ा सकते हैं? सिदरा, पेट खराब होने की शिकायत क्यों होती है? हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं। पानी का ग्लास है ढके बगैर साइड पे रख दिया, अब आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद याद आया तो वहीं से पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने बताया है इस मौसम में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बेसिकली मॉइस्चर चाहिए होता है। बारिशों के मौसम में मॉइस्चर बड़ी आसानी से अवेलेबल है, बारिशें हो रही हैं, पानी आ रहा है, उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ चल रही है। सो इवन अगर आपने पानी के गिलास भी अपने पास रखे और वो बाद में आपने पी लिया है तो पेट खराब हो सकता है। फ्रूट काट के पास रख लिया है, कोई खाना आपने पास रख लिया है, टाइम पे खाया नहीं, गरम गरम खाना आपने खाया नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ उसके ऊपर हो सकती है। पेट खराब की शिकायतें इसलिए बढ़ जाती हैं कि हम खाने को टाइम से, एक तो पहले तो हम उसको हैंडल सही नहीं करते, फ्रिज में बगैर ढके रख दिया, वहीं से निकाल के माइक्रोवेव करने के बाद उसको पास रख लिया और उसके बाद मोबाइल पे लग गए हैं या कोई ड्रामा देखने लग गए हैं, बड़े आराम से खा रहे हैं। इतना ही टाइम चाहिए बैक्टीरिया को अपनी एक्टिविटी शुरू करने के लिए। सो पहली चीज़ तो ये कि आपने खाने को सही से हैंडल करना है, उसको सही से ढक के फ्रिज में भी रखना है, ढक के रखना है, माइक्रोवेव करना है, ढक के करना है। बाहर जब आप खाना शुरू करने लगे तो आपने फ़ौरन गर्म खाना शुरू कर देना है। ये नहीं कि खाना पड़ा हुआ है और आप अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी यही केस है कि आपने उनको काट के पहले से फ्रिज में नहीं रखना। सैलड जो है वो फ्रेश काटना है, फ्रूट जूसेस जो हैं वो आपने फ्रेश इस्तेमाल करने हैं, पहले से कटे हुए फ्रूट के जूसेस इस्तेमाल नहीं करने। इसी तरह गोश्त है तो वो आपने सही से इस्तेमाल करना है, उसको मिस हैंडल नहीं करना। पेट खराब की शिकायतें बेसिकली इन्हीं वजूहात से बढ़ जाती हैं और सबसे बड़ा फैक्टर उसमें वो चीज़ आती है पानी जो है वो हम सब ने पीना है। चले फ्रूट वेजिटेबल जो है वो कभी बच्चे खाते हैं कभी नहीं खाते, किसी दिन खाई जाती है किसी दिन नहीं खाई जाती, हर एक का लाइफस्टाइल जाहिर है डिफरेंट है, लेकिन पानी हर कोई डेली पीता है। अब पानी का जग भी अगर आपने भर के रख लिया है, दोपहर के खाने पे आपने भर के रखा है, शाम 4 बजे अगर आप वही पानी पी लेंगे तो वो पेट खराब कर सकता है। सो चीज़ों को सही तरीके से हमने हैंडल करना है इसमें। आयशा, पेट में दर्द होने, पेट खराब होने के मामलात और रीजंस भी आपने हमें बता दिए, हल भी बता दिया। अब हमें ये भी बताइए कि इस मौसम में टाइफाइड बहुत ज़्यादा आम हो जाता है और वो भी यकीनी तौर पर गली सड़ी या फिर ख़राब खुराक की वजह से होता है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम टाइफाइड से बचे रहें, या फिर अगर टाइफाइड हो जाए तो कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? टाइफाइड और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो इस मौसम में ज़्यादा, और सबसे बड़ी वजह बनती है बाहर का खाना। टाइफाइड जो है ये बेसिकली बाहर के खाने से
फैलता है, बाहर के खाने से आ सकता है। बाहर का खाना नहीं खाना कोई मजबूरी हो गई है, अगर आपको बाहर का खाना खाना भी पड़ गया तो उसको प्री हीट कर लें, उसको पहले हीट कर लें जितना आप उसको पका सकते हैं। ज़ाहिर है हर खाना डिफरेंट है, कबाब है तो उसको आपने ज़्यादा देर पका सकते हैं, अगर कोई बर्गर वगैरह तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अगर आपको मजबूरन खाना खाना भी पड़ गया तो आप उसको पहले हीट करके फिर खाना खाना शुरू करें, लेकिन फिर भी हो सकता है टाइफाइड का बैक्टीरिया उसमें बच जाए। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने बाहर का खाना नहीं खाना। दूसरी चीज़ ये अगर खाना भी पड़ गया तो उसको जितना हो सके उसको हीट कर लें, चूल्हे पे ज़्यादा बेहतर है, वरना माइक्रोवेव करके उसको इस्तेमाल करें। अगेन हो सकता है हीट करने से टाइफाइड का बैक्टीरिया फिर भी बीच में बच जाए, लेकिन एहतियात हम अपनी तरफ से जितनी कर सकें वो ज़ाहिर है। आयशा, पानी के इस्तेमाल के हवाले से भी हमें बताइए कि मानसून के मौसम में हमने पानी या जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देना है, कम करना है, या फिर रूटीन के मुताबिक ही रखना है? जी सिद्रा, पानी और जूसेस का इस्तेमाल कितना रखा जाए, एक जो मैंने मिसकॉन्सेप्शन देखा है, एक जो मैंने गलती देखी है वो ये देखी है कि बारिशों में हमें लगता है पानी इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। हमें लगता है पानी खाने के बाद पी लिया तो पेट ख़राब हो जाएगा, खाने से पहले पी लिया तो पेट ख़राब हो जाएगा, पानी हमने किसी भी टाइम पी लिया तो पेट ख़राब हो जाएगा, फ्रूट के ऊपर से पी लिया तो पेट ख़राब हो जाएगा। माएँ इवन बच्चों का पानी रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि 2-3 ग्लास से ज़्यादा नहीं देना, इसका पेट खराब हो जाता है। जो असल वजह है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं बार बार उस चीज़ पे जोर दे रही हूँ कि पानी जो है वो आपने बस पड़े नहीं रहने देना। पानी का इस्तेमाल गर्मियों में हमारी रिक्वायरमेंट वैसे ही बढ़ जाती है। 8 ग्लास हमें वैसे चाहिए होते हैं गर्मियों में, चूँकि स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है, तो 10 ग्लास तक, 8 से 10 ग्लास के दरमियान में अपना वाटर इनटेक रखें। वही आपने बारिशों के मौसम में भी रखना है। बारिशों के मौसम में भी 8 से 10 ग्लास ही पानी पीना है, लेकिन फिर वही कि या तो आप पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, जो बाहर का या नलके का पानी है वो आप इस्तेमाल ना करें। नलके का पानी अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आ सकता है, जिसमें टाइफाइड भी हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां। अगेन बीमारी की बुनियादी वजह जो है वो नलके का पानी इस मौसम में बन सकता है। सो एक तो नलके का पानी इस्तेमाल ना करें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। अगर आप ब्रांडेड वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसमें आपको एक गारंटी होती है कि पानी जो है वो उसके अंदर किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। अब जहाँ तक बात है जूसेस की, जूसेस का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा मैं अक्सर बताती हूँ जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अनटिल और अनलेस आप वज़न बढ़ाने के लिए, या कोई बच्चा है जो आप चाहते हैं कि उसका वज़न बढ़े या वो हेल्दी हो जाए, उसके लिए आप उसको जूसेस दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात के पहले से कटे हुए जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ जैसे पाइनएप्पल है, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो टिन के अंदर आते हैं, आप टिन खोल के उसको रख दिया फ्रिज में, उसको ऊपर से ढका भी नहीं, वो फ्रूट वैसे का वैसा एक्सपोज है, या टिन खोल के आपने साइड पे रख दिया और अब आप जूसर चला रहे हैं। जितनी देर वो टिन बाहर पड़ा है, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। बेसिकली आपने जो फ्रूट या जो सब्ज़ी या जो पानी इस्तेमाल करना है, आपने उसकी हैंडलिंग सही तरीके से करनी है। उसको बाहर एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर नहीं पड़े रहने देना, इवन फ्रिज में उसको ज़्यादा देर पड़े रहने नहीं देना। कोई भी ऐसा मीडियम उसको नहीं देना जिसके बाद उस पर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। और फिर ये जो हम बाहर से फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बाहर हम कैंटीन से लेके फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब कैंटीन में मसला क्या आता है, एक ही जूसर है जो सुबह 10 बजे चलना शुरू होता है और वो रात 8 बजे तक वही जूसर चलना है। उसी में हर तरह का जूस, पाइनएप्पल से लेके एप्पल, पीच, सारे जूसेस उसी एक के अंदर बन रहे होते हैं। अब होता क्या, जूस बन गया, वो ग्राइंडर साइड पे रख दिया गया, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरा कस्टमर आया, उसने ऑर्डर किया, उसी में दोबारा हमने जूस बनाना शुरू कर दिया। सो कितने, अब आप खुद देखें कि उसमें बैक्टीरिया कितने ज़्यादा शामिल होंगे। जब इतने बैक्टीरिया शामिल हैं तो पेट भी ख़राब होगा और बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती हैं। फिर हम कहते हैं कि बारिशों के मौसम में कुछ भी खाओ पियो तो पेट ख़राब हो जाता है। बेसिकली कुछ भी खाने पीने से पेट ख़राब नहीं होता, वो जो आपने गलत किस्म का खाना खा लिया, वो जो आपने बाहर का जूस लेकर पी लिया, उसकी वजह से ज़ाहिर है बीमारियां अपने साथ आती हैं। सो बाहर के जूसेस को अवॉइड करना है। डब्बे के जूस में बेसिकली शुगर होती है, फ्रूट नहीं होता। डब्बे का जूस जो है वो आप पी सकते हैं अगर आप सिर्फ बीमारी से बचना चाह रहे हैं, या आप बाहर हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, आप चाहते हैं कि कुछ थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए, तो आप डब्बे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो बारिशों के मौसम में वो कोई बीमारी नहीं लेकर आएगा। फ्रेश जूस जो अगर ग्राइंडर नहीं धुला हुआ, इवन उसके ढक्कन के ऊपर भी थोड़ा सा पुराना फ्रूट लगा रह गया, तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आ सकता है। और फिर उसके अंदर चीनी किस तरह से डाली है, उसके अंदर पानी कौन सा डाला है, वो अलग फैक्टर।
आयशा नासिर, आपने बाहर के खानों के हवाले से और इतनी ख़तरनाक, खौफनाक और बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन मंजरकशी की है कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो अब हाथ खींच लेंगे कि जी बाहर से जूस हमने नहीं पीना, बाहर से खाना हमने नहीं खाना, बल्कि घर में रहते हुए भी बहुत एहतियात बरतनी है। बहुत शुक्रिया आयशा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यकीनी तौर पर जो आयशा बता रही थी, ये तमाम वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोग हर रोज़ अपने घरों में भी कर जाते हैं कि पानी का ग्लास है उसको ढांप के नहीं रखते, फ्रिज में कोई चीज़ें रखनी है उनको ढांप के नहीं रखते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉनसून में और इसी वजह से बीमारियां भी जल्दी हमलावर होती हैं। आगे बढ़ते हैं जी, एक खेल के मैदान से बात करेंगे और खेल के मैदान से एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही परी आज हमारे साथ मौजूद होंगी जिनकी उम्र तो 8 साल है लेकिन अज़ाइम बहुत बड़े बड़े हैं। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ ही हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी जिसमें सामिया अफसर उनका नाम है, बाबर आजम से उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुलाकात रही है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करी थी। और सामिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि रवां साल के आगाज़ में हमने एक वीडियो इनकी देखी थी सोशल मीडिया पर जहाँ पर ये नेट प्रैक्टिस कर रही थी और बड़े खूबसूरत अंदाज में गेंद पर जो है वो स्ट्रोक्स लगा रही थी, जिसकी वजह से इनकी वीडियो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और उसी हवाले से श्रीलंका के जो साबिक कप्तान कमार संगाकारा हैं उनकी जानिब से भी कमेंट किया गया था वाज़े तौर पर और कहा गया था कि इसकी बच्ची की टेक्निक बहुत अच्छी है। तो आइए मुलाकात करते हैं जी, सामिया अफसर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सामिया आपका? वालेकुम सलाम, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको देखकर मजीद अच्छी हो गई। क्या करती हैं आजकल? मैं क्रिकेट खेलती हूँ और पढ़ती हूँ। पढ़ती भी हैं? कौन सी क्लास में है? 5th क्लास में। 5th क्लास में, अच्छा जी। क्रिकेट खेलने का आगाज कब हुआ, कैसे हुआ? जब मैं 3 साल की थी जब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की थी, तो घर के बाहर पापा 10 मिनट्स करवाते थे, बॉलिंग करवाते थे। तो उसके बाद मैं पैरागॉन रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद मैं लाहौर के अंदर सिलेक्ट हुई। उधर राना आतिफ ने का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वो मुझे 5000 स्पॉन्सर भी दे रहे हैं। और उसके बाद मैं कनेट कॉलेज में गई और सर इरफान मुझे उधर प्रैक्टिस करवाते हैं और सर मिस हिना भी वहाँ की असिस्टेंट है। सामिया, मुझे ये बताइए कि ये कमार संगाकारा कौन है? श्रीलंका के प्लेयर हैं, वो दुनिया के सबसे नंबर 1 बैट्समैन है। अच्छा, आपकी तारीफ कर रहे थे बहुत? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 3 साल से आपने क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया है, किसने कहा था कि क्रिकेट खेलो और अब तक जो है वो एम क्या है, क्या बनना है बड़ी होकर? मुझे किसी ने ये बताया नहीं था कि आपने क्रिकेट खेलना है। मेरा बचपन से शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं और अब मैं हार्डबॉल खेलती हूँ। हार्डबॉल भी खेलती हैं? जी। डर नहीं लगता कि बॉल लग जाएगी? नहीं। क्या बात है जी, सिर्फ 8 साल की बच्ची है और 3 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का एक रोशन मुस्तकबिल साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस बच्ची को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मौके दिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जा सके। क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो क्रिकेट यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में एक बहुत पसंद किया जाने वाला खेल है। हालांकि ये दुनिया का 7वां मारूफ खेल है, लेकिन उसके बावजूद पसंद बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान की जब बात की जाती है तो यहाँ पर क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, एडमायर किया जाता है। चलें जी, सामिया को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इसी तरह वो पाकिस्तान के लिए खेलें, आगे बढ़ती जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।